हेलो गाइस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में कि एक्चुअली पाइथन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है पाइथन की। एक्चुअली जो पाइथन है उसको बनाया था हमारे क्रिएटर है इसकी। अगर हम बात करें तो क्रिएटर कौन है? गाइडो वैन रॉसम। ठीक है, तो गाइडो वैन रॉसम ने इसको 1991 में जो था डेवलप किया था। एक्चुअली पाइथन है क्या? हमें पाइथन पता है कि एक पाइथन HLL है। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है ना। तो पाइथन जो हमारी है वो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? असल में ऐसा होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये ना केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, और वो लैंग्वेज है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज हमारी है, अरे बाप रे, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब केवल दो डिजिट, जीरो और वन। जीरो का मतलब क्या हो गया? ऑफ, और वन का मतलब ऑन। लेकिन ये लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती, तो इसके लिए हमने क्या किया? कुछ हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया। अब जिनके जिनको अब लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज हमें पता है ना कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, तो हमने बीच में कौन बिठा दिए? अपने ट्रांसलेटर बिठा दिए, जैसे कि हमारा इंटरप्रेटर है ना, या फिर कंपाइलर। कंपाइलर अब ये करते क्या है? जब भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं? इस कोड को बाइनरी कोड, ऐसे कोड में बदल देते हैं जो क्या कर पाए? कंप्यूटर समझ पाए। तो ये हमारा कंप्यूटर है, ये खुश हो जाता है और ये कोड को समझ जाता है। बात आती समझ में? ठीक है, तो अब हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो क्या है? बहुत सारी। कौन कौन सी हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस? देखिए ध्यान से। तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो है कौन कौन सी? जैसे कि मैंने बताया सी है, ठीक है, C++ है, पाइथन है आपकी, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है ना, HTML। ये सारी हमारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? उठा के पाइथन को पढ़ना है। अब इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता क्या है, क्यों जरूरी है ये लैंग्वेज? जैसे कि मैंने कोई ऐप बनाया, मोबाइल था, और मोबाइल में आपने क्या देखा? व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप देखा, इंस्टा देखा, कोई भी ऐप देखा, तो उसके पीछे कोडिंग हो रखी है ना, कि अगर भाई क्रॉस पे क्लिक करो तो ये हट जाए, इस पे क्लिक करो तो मैसेज सेंड हो जाए। इन सब के पीछे कोडिंग करनी पड़ती है, और ये सारी कोडिंग ही हम किस में करते हैं? अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं। एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, ये लेक्चर कोई बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल का नहीं होगा, बेसिक ही है इसमें। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 वाले ही देख सकते हैं, उनके लिए ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कुछ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात मुझे लग रहा है आप आई होप कि समझ में आई। सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है? ऐसी लैंग्वेजेस जिनको क्या कर सकता है? जो ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन रीडेबल, इनको आराम से पढ़ सकते हैं कौन? ह्यूमन। लेकिन ये कंप्यूटर नहीं समझ सकते, तो इनके बीच के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? कुछ अपने ट्रांसलेटर बिठाने पड़ते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, और ये इस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदल देते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में बदल देते हैं। लो लेवल लैंग्वेज अपनी कौन सी हो जाएगी? जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज है ना। तो आई होप कितनी बात समझ में आई। इसका इतिहास याद रखेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री बस याद रखेंगे, किसने बनाया था? तो गाइडो वन रसम ने। और कब बनाया था? 1991 में। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी अब ये कहती है कि हमें क्या करना है? पाइथन को इंस्टॉल करना सीखना है। कि पाइथन हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? उससे पहले बस थोड़ी एक दो चीज़ें और मैं बता दूं। देखिए, ऐसा है कि कभी कभार आपसे हो सकता है कि फीचर्स पूछ लिए जाए किसके? पाइथन के। पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स ऑफ पाइथन, ये पूछा जा सकता है कभी। तो क्या होगा? सबसे पहला फीचर तो ये हो जाता है कि एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। मतलब कोई भी बिगिनर सा बंदा है जिसने कभी कोडिंग वगैरह पढ़ी ना हो, और एकदम से आया और वो कहे मुझे यार ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो उसे आप कौन सी लैंग्वेज सजेस्ट करोगे? कहोगे पाइथन सीख लो, बड़ी आसान है, तुम्हें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कोडिंग लैंग्वेजेस में किस तरह से कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी मशीन पे आप रन करोगे तो आराम से रन कर जाएगी, चाहे आप मैक पे करो चाहे विंडो पे करो।
चाहे लिनक्स पे करो, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कुछ कोड होगा, सेम ही चलने वाली है सभी पर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, किसी भी मशीन पे चलाओगे आराम से चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका सिंटैक्स जो होता है, सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है ना। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जिनमें कर्ली ब्रेसेस वगैरह वगैरह यूज़ होते हैं, इसमें कुछ यूज़ नहीं करना। सारा खेल चलता है आइडेंटिटेशन से, आइडेंट से खेल चलता है पूरा, ठीक है। क्या होता है बताएंगे अभी। फिर उसके बाद देखो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव से कहने का मतलब अगर आपने ऐसा प्रिंट लिख दिया तो ये गलत है। सारे प्रिंट जो फंक्शन होता है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, वो पूरा स्मॉल में लिखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर आपने एक भी अक्षर गलत कर दिया या फिर कोई भी कैरेक्टर को कैपिटल बना दिया या स्मॉल कर दिया तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पाइथन जो होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर नंबर हम 5th पे जाएंगे और कहता है कि ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर पर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब जब भी आप कोड लिखोगे तो इस हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में बदलने का काम कौन करेगा? या तो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इंटरप्रेटर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि किस किस जगह पे यूज़ करी जाती है, ठीक है। चलो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार फटाक से। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ बनाने में इसको यूज़ होगा या क्या क्या करने में होगा। पहला तो वेबसाइट बनाने में भी काम आती है, वेबसाइट्स को बनाने में काम आती है, रोबोट्स को प्रोग्राम करने में काम आती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे गेम्स को बनाने में पाइथन का रोल होता है। और इसके बाद कुछ साइंटिफिक कंप्यूटेशन वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। जैसे डीएसए वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या होगा? इसका यूज़ होगा, किसका? पाइथन का, ठीक है। तो अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई। इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखो पहले तो मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास पहले तो ये इंस्टॉल हो रखा था, ठीक है। तो अगर मैं IDE से यहाँ पे लिखता था तो आ जाता था। अब यहाँ पे केवल IDE की एक पता नहीं क्या रहा है, अच्छा ये तो नेट पे ही लिखा था, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जाऊँगा? python.org वेबसाइट है, यहाँ पे जाएंगे फटाक से। इसकी CSS कहाँ है? आगे CSS। तो python.org ये है, यहाँ पे डाउनलोड पे आना है, थोड़ा नीचे आओगे डाउनलोड पे जाएगा, क्लिक कर दो। 3.13 वर्जन चल रहा है इस टाइम पे, 3.13। तो यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट के लिए करना है। डाउनलोड होना शुरू हुआ? नहीं हुआ। अच्छा मेरे पास पहले से डाउनलोड है, देखो, है ना। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे यही वाले, तो इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे में भी। बस जाओ और क्लिक कर दो उस पर, ठीक है। ये देखो आगे, तो इंस्टॉल नाउ करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ कर दिया और पूछेगा परमिशन दे दो सारे, ठीक है, परमिशन दे दो। हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे तो IDE क्लिक करेंगे, सॉरी IDE को हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो वैसे ही IDE का पाइथन और यहाँ पे आपका सारा वो दिखने लगेगा 3.13 64 बिट। इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तुरंत ही यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का आपको विंडो दिखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कहता है ये जो अभी आपको दिख रहा है, IDE का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये हमारा पाइथन यहाँ पे चालू हो चुका है। इवन अगर मैं यहाँ कोई कोड लिखता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये और इसको एंटर मारता हूँ, तो देखो यहाँ पे कोड मेरा चल रहा है। लेकिन ये ना इंटरेक्टिव मोड है। अच्छा इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? तो IDE के अंदर दो मोड होते हैं, एक स्क्रिप्टिव एक इंटरेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कोड लिख दूँ, मैंने कहा A इक्वल टू और मैंने कहा 13, उसके बाद मैंने कहा B इक्वल टू, मैंने कहा 15 और मैंने कहा प्रिंट और क्या करा दो A और प्रेस कर दो किसको? B को। तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा? 28 आएगा। लेकिन मैं कल को ये चाहूँ कि यार ये फाइल मेरी कहीं सेव हो जाए, तो यहाँ पे मैं गया और मैंने इसको हटा दिया, फाइल नहीं सेव होगी कहीं पे, ठीक है।
तो इसके लिए ही क्या होता है, हमारे पास दूसरा मोड होता है जो होता है स्क्रिप्ट मोड। तो सबसे पहले आप खोलेंगे तो इंटरेक्टिव मोड ही खुल के आएगा, लेकिन यहाँ पे साइड में फाइल लिखा हुआ, फाइल पे जाओगे और न्यू फाइल पे क्लिक करो, ऐसे करोगे तो न्यू फाइल एक अनटाइटल्ड करके फाइल खुलेगी, ये खुलेगी, है ना। अब इसको क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी, अब मैं कोड लिखता हूँ, वही वाला कोड फिर से a इक्वल टू बी, और सॉरी मैंने a इक्वल टू बी लिख दिया, a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू लिखा कितना 13, और मैंने अब कहा कि प्रिंट करा दो मेरा क्या a प्लस b, है ना। तो अब इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ, मैंने यहाँ फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे कहीं सेव ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, या कंट्रोल प्लस एस भी कर सकते हो। अब वो कहेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। भाई क्या फाइल का नाम रखूंगा, मैं रखूंगा कोड 1, ठीक है, कोड 1, और डॉट पी वाई जरूर लगा देना है, और जैसे डॉट पी वाई लगाया और सेव किया तो ये फाइल अब सेव होगी, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कभी भी यहाँ पे देखोगे जाके, तो यहाँ पे ये देखो कोड डॉट पी वाई के नाम से सेव हो गई। तो अब चाहे मैं इस फाइल को कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऊपर भी मेरा नाम कोड डॉट 1 डॉट पी वाई करके आ रहा है ना। तो ये था कि कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टिव मोड और इंटरेक्टिव मोड में अलग अलग तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आई होप कि स्क्रिप्टिव मोड और इंटरेक्टिव मोड आपको समझ में आया क्या होता है ना। तो ये जो पहले विंडो खुलती है ये वाली, इसको कहते हैं हम क्या, इंटरेक्टिव मोड, और जहाँ पे हम जाके कोड को लिख सकते हैं ये वाला और सेव कर सकते हैं, वो होता है स्क्रिप्टिव मोड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, है ना। तो ये टाइटल बार है जहाँ पे आपके प्रोग्राम का टाइटल लिख के आ रहा है, यहाँ पे कोड 1 डॉट पी वाई बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, तो कोड 1 डॉट पी वाई, ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है इसके ऊपर वाली पट्टी, यहाँ पे फिर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस के बटन आते हैं, ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस बटन आता है क्लोज के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये जो सफेद पट्टी है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, जो सफेद सफेद पट्टी है इसको कहते हैं मेन्यू बार, व्हाइट कलर की जो है आधी रिबन। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, रन ऑप्शन, विंडो हेल्प, ये सारे ऑप्शन है। हमें इनसे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, बस हमें केवल इतना याद रखना है कि किसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा। फाइल में आपको वही ऑप्शन मिलेंगे सारे, कौन से, एक नई फाइल खोलना, एक नई फाइल को मतलब एक पुरानी फाइल को ओपन करना, है ना, मॉड्यूल ब्राउजर, यहाँ पे सेव वाला है, प्रिंट का है, क्लोज विंडो का है, और आईडीएलई को क्विट करने का है। ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कहाँ पे, फाइल मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम एडिट पे जाएं, ठीक है, एडिट पे तुम्हारा कट कॉपी पेस्ट बहुत यूज होता है, सेलेक्ट ऑल अंडू रीडू का यूज होता है, फाइंड का यूज होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख लोगे तो कुछ ढूंढना भी पड़ेगा, फाइंड अगेन है तुम्हारा, फाइंड सिलेक्शन है, रिप्लेस है, किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो गो टू लाइन है। इस तरह के यहाँ पे एडिट में ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बस लास्ट में ये वाला बताने जा रहा हूँ, हेल्प मेन्यू, जिसमें तुम आईडीएलई के बारे में जान सकते हो, आईडीएलई क्या है, ठीक है, अबाउट आईडीएलई, पाइथन की डॉक्यूमेंट्स पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है, बाकी हमें बस केवल कोड देखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा होगा आपने अभी थोड़ी देर पहले, अगर हम इंटरेक्टिव मोड पे जाएं, ये 3 एरो जो वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस यहाँ पे डोनेटेड बाय दिस, इसके थ्रू कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलो इंटरेक्टिव मोड पे काम करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 लिखा और एंटर हिट किया तो 10 ही आ जाएगा। अपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन लेके चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12.78 कुछ भी लिख दिया तो ये बस ये क्या कर देगा, उसे प्रिंट कर देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, जो भी आपने लिखा वही सीधे सीधे उठा के उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब लेकिन हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, तो मैं इंटरेक्टिव मोड का यूज नहीं करूंगा, ये वाला मेरा इंटरेक्टिव मोड है और ये मेरा कौन सा है, स्क्रिप्टिव मोड है ना। 2 मोड थे, ये वाला मेरा स्क्रिप्टिव मोड है और ये वाला इधर वाला इंटरेक्टिव मोड है। तो मैं स्क्रिप्टिव मोड पे प्रोग्राम लिखूंगा और इंटरेक्टिव मोड पे उसे चलाकर दिखाऊंगा। कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से। मेरे पास फंक्शन होता है, मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखना शुरू किया, प्रिंट, और मैंने कहा कि हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके इसको मैं रन कर दूंगा। यहाँ रन करेंगे तो इसको सेव करना पड़ता है फाइल को पहले, तो सेव किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने स्क्रिप्टिव मोड में अपने प्रोग्राम को लिखा और उसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें इंटरेक्टिव मोड में देखने को, यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड जो है उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे जैसे प्रिंट करा है हेलो वर्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा हेलो वर्ड लिख कर आ गया, बढ़िया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक मैसेज को प्रिंट करा लिया, ठीक है। अभी हम कुछ अच्छा जोड़ घटाना प्रिंट कराते हैं, कोई एडिशन कराते हैं। प्रिंट प्रिंट मैंने कराया, ये वैल्यू डाल दी, इसमें इतना इतना प्रिंट करता हूँ, ठीक है, जोड़ दो। तो इसको हटा देते हैं, ये जो दो रिजल्ट आएंगे हमारे, ठीक है। इसको सेव किया और रन कर दिया। रन किया तो इसका क्या हो गया, जोड़ वोड़ के सब कितना आया है, 169134, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो मैं ये प्लस लगा रहा हूँ, ये जो दे रहा हूँ, ये वैल्यू दे रहा हूँ, इनको सबके अपने अपने मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, कुछ अपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, अब मुझे फिर से अपने उस पर जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इससे मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बड़े ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में ये बात ध्यान रखना कि कुछ तो होंगे वेरिएबल, एक चीज होती है वैल्यू, और एक होते हैं ऑपरेटर। क्या होते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात को, ऑपरेटर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, देखो ध्यान से। तो वेरिएबल जैसे मैंने लिखा x, उसमें असाइन करा दिया वैल्यू कितनी, 20। तो ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो x है, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल, और ये 20 जो हो गया वो क्या होगी, वैल्यू हो गई। और ये बीच में क्या है, 3 चीजें मैंने बताई। तो यार सीधी सीधी बात हो गई, एक तो वेरिएबल हो गया, एक वैल्यू होगी, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ऑपरेटर भी होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ नहीं, तुम्हारी मेमोरी है कंप्यूटर में, उसमें हमने क्या कहा, एक हमने जगह ले ली, हमने मेमोरी में कहा कि भाई मुझे कुछ जगह दे दे। किस नाम से जगह दे दे, मेरे प्लॉट का जो नाम होगा ना, जो मेरी जगह का नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, एक्स। क्या नाम होगा, एक्स। तो वेरिएबल कुछ नहीं होता है, मेमोरी में एक जगह हम ले लेते हैं, जिसमें हम फर्दर आगे चल के कोई ना कोई वैल्यू क्या कराते हैं, है ना, असाइन करवाते हैं। तो असाइन करवाने के लिए इसकी वैल्यू एक्स वैल्यू 20 रखने के लिए हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ा। ये जो इक्वल लिखा है, इसे इक्वल टू नहीं पढ़ते, यहाँ पे पढ़ते हैं, या इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो गया असाइन ऑपरेटर। और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू कितनी पुट करा दी, 20। कितनी वैल्यू पुट करा दी, 20। बात आई समझ में। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखना, एक होता है वेरिएबल, एक होता है वैल्यू, और एक होता है ऑपरेटर। अब ये जो वेरिएबल है तुम्हारा, जो वेरिएबल है ना, उसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने कहा, उसका हम y भी कर सकते हैं, उसका हम z भी कर सकते हैं, उसका हम कह सकते हैं इतना बड़ा नाम भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल 1, ऐसे भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी लो, और उसके बाद उसमें वैल्यू अगर किसी असाइन करानी तो क्या लगाओगे, 1 इक्वल लगाना, ऐसे इक्वल टू का साइन लगाना, और उसके बाद क्या कर देना, उसकी वैल्यू असाइन कर देना, ठीक है। तो हालांकि हमारे पास ऑपरेटर केवल इतने ही नहीं होते। ऑपरेटर देखो मैंने बताया ना कि वेरिएबल सबसे पहले क्या पढ़ा, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का जो नाम होता है उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से, कुछ भी, ठीक है। और जो तुम्हारी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो कुछ अलग अलग फिक्स ऑपरेटर होते हैं। अभी मैंने तुम्हें जो बताया ऑपरेटर, वो कौन सा ऑपरेटर था, असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर का काम जो होता है, इसको हम लिखते कैसे हैं, असाइन ऑपरेटर को इक्वल टू लगाकर, है ना। असाइन ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर कराने का काम होता करता है। तो असाइन ऑपरेटर क्या कहता है, किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कराता है। चलो देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ कहा, क्या बोला हूँ मैंने कहा कि अभी मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ वेरिएबल 1, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं दे सकती, ये बात याद रखना, कुछ रूल होते हैं अपने आप में। तो वेरिएबल 1, और इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करा दी ये 4 5 6, ठीक है। और वेरिएबल 2 को अंदर मैंने वैल्यू पुट करा दी 6 5 4, ठीक है। तो ये मेरे 2 वेरिएबल हो गए। तो ध्यान समझना, मेमोरी के अंदर मैंने कितनी जगह मांगी होंगी, इस बार 2 जगह मांगी होंगी। फिर बीच में क्या लगाया, असाइन ऑपरेटर,
और उसके बाद क्या करी, वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी कराई 4 5 6 और वेरिएबल 2 की वैल्यू कितनी कराई 6 5 4। इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रिंट करो, ठीक है, और प्रिंट करके क्या कर दो, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल क्या कर दो 2 कर दो। और जैसे ही मैं इसे सेव करा के रन कराऊंगा तो आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 4 5 6 और वेरिएबल 2 की वैल्यू कितनी आई 6 5 4। तो यहाँ पर धीरे धीरे अभी समझना है, मैं एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर नहीं करने वाला। अभी तो हमने केवल यही समझा कि वेरिएबल हम किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं, इसके कुछ रूल भी होते हैं, बताऊंगा मैं आगे चल के, ठीक है। और यहाँ पे कि किस तरह से हम उसकी वैल्यू को पुट कराते हैं। कि आई होप कि अभी तक बस केवल इतना ही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है बड़ा होता जा रहा है, 2-3 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो आज मैंने जो सिखाया है वो ये है केवल इतना सा कि हमने सबसे पहले तो ये देखा कि पाइथन है क्या अपना, है ना। तो हमने आज ये देखा है केवल कि पाइथन हमारा क्या है, पाइथन होता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज सीखी, लो लेवल लैंग्वेज सीखी। उसके बाद मैंने बात करी तुमसे किसके बारे में, मैंने फिर बात करी है उसकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ी सी देखी, काम कहाँ कहाँ होता है, फीचर्स देखे थे हमने, एप्लीकेशन देखे उसके, है ना। और इसके साथ साथ फिर मैंने इंस्टॉलेशन सिखाया कि इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने बताया जो तुम्हारा स्क्रिप्टिव मोड है और इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है, स्क्रिप्टिव मोड और इंटरेक्टिव मोड उसके बारे में बताया। फिर वहां पे हमने देखा प्रिंट, अभी हमने केवल एक ही फंक्शन उठा के देखा है, कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और मैंने बताया कि इंटरेक्टिव मोड में तुम फाइल को सेव नहीं कर सकते, स्क्रिप्टिव मोड में फाइल को सेव कर सकते हो। इंटरेक्टिव मोड में जैसी कोड लिखा वो तुरंत ही रन कर देता है, स्क्रिप्टिव मोड में तुम काफी बड़ा कोड लिख सकते हो और उसके बाद उसे रन करवा सकते हो सेव करके, है ना। और फिर उसके बाद मैंने अभी बताया कि वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है ना, ऑपरेटर और उसकी किस तरह से हम वैल्यू करते हैं। और ऑपरेटर मैंने केवल आज एक ही ऑपरेटर उठाया, वो कौन सा था, असाइन ऑपरेटर, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज केवल इतना ही वीडियो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कुछ कर देना, जो भी समझ में ना आया हो, जो भी पार्ट, वो दोबारा से अगले वीडियो में हम लोग फिर से उठा के देंगे। तो वीडियो 2 में हम लोग फिर बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं, है ना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और वैल्यू जो होती है वो अलग अलग डाटा उनमें हो सकता है, वैल्यू में हो सकता है नंबर है, स्ट्रिंग है, तो ये क्या चीज़ होती है इसको भी मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा।